Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। जो पिछली बार हम लोग सुनामी के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कुछ 2011 की तोहोकू सुनामी जो जापान में आई थी उसके बारे में बताया था। और हम लोग ने और भी बात की थी कि जो भूकंप होता है उसकी जो तीव्रता है और जो मैग्नीट्यूड है उस पर कितना वेरी करता है। तो ये करीब करीब आपका जो है ये 9.3 के आसपास का ही भूकंप था, जो कि काफ़ी बड़ा माना जाता है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। और जो इनलैंड आप कह सकते हैं कि समुद्र से अंदर की तरफ जो ज़मीनी इलाका है उसकी तरफ अगर हम लोग कहें तो उसका इनंडेशन जो था वो करीब करीब 10 किलोमीटर का था। और इसकी जो वेव हाइट्स थी, रन अप हाइट्स जो हैं वो करीब 39 मीटर्स की थी। तो ये कुछ ये तस्वीरें पहले दिखाई थी हमने आपको कि काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और भी मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम इस एरिया को विज़िट किए 3 या 4 साल के अंदर, तो ये देखा गया कि ये पूरा मतलब इन्होंने काफ़ी क्लीन अप कर दिया था और रिहेबिलिटेशन पूरा शुरू हो चुका था, जो कि हमने पिछले कुछ एक लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। तो इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट बड़ा सटीक है। और प्रश्न ये है कि क्या इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था? इसका अंदाज़ा तो था इनको कि इतनी बड़ी सुनामी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको अंडर एस्टिमेट किया गया था। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि अगर आप ये भी सोचते हैं कि डैमेज यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन इतनी जाने नहीं गई यहाँ से, इसको एरियाज़ को इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन कुछ जगह पे ये काफ़ी देरी हो चुकी थी। तो ये एक तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये दोनों एक ही जगह की तस्वीरें हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है आपका, ये देखेंगे कि इन्होंने ये कुछ वॉल्स बना रखी है। ये वॉल है आपकी, ये वाली। अब ये जो वॉल है ये आपका जो था, इसको हम लोग सी वॉल कहते हैं। और ये कोशिश इनकी ये थी कि इनका जो अंदाज़ा था, इन्होंने ये था कि इसके ऊपर तक, इतनी हाइट तक की सुनामी कभी यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन ये अंदाज़ा इनका गलत निकला। और अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो आप कुछ ध्यान से देखिए कि सुनामी का ये उसी जगह का वीडियो है। और ये सी वॉल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये सी वॉल है आपकी यहाँ पे। और जब सुनामी आनी शुरू हुई तब तक लोग यहाँ पे जो थे वो गाड़ियाँ तो आना जाना लगा रहा था रोड में। इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना हद तक ये तहस नहस हो सकता है और इतनी वेव हाइट्स इसकी ज़्यादा होंगी करके। हालांकि गवर्नमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी गई थी कि जो हमारा एस्टिमेशन है उससे ज़्यादा की तीव्रता की सुनामी यहाँ पे आ सकती है, भूकंप हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन वही है कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसको समय रहते चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे हुआ है। हालांकि अभी इन्होंने काफ़ी सतर्कता दिखाई है और काफ़ी चीज़ों में इन्होंने चेंजेस किया है। तो आप देखिए कि सुनामी आनी शुरू हुई है, यहाँ पे ये वेव आ रही है, यहाँ पे ये वाली इसको आनी शुरू हुई है यहाँ पे, आप ध्यान से देखें तो। और ये धीरे 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 आप देखेंगे कि क्या हालत हो रही है करके। सो ये आपका यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ, ये सुनामी वेव आ रही है यहाँ पे। और ये धीरे धीरे इसकी लहरों की हाइट बढ़ती है करके। तो जी जब ये करीब आती है कोस्ट के तो इसकी लहरों की हाइट बढ़ने लगती है करके। तो आप देखिए अभी क्या हो यहाँ पे हो रहा है। अभी तो ये सी वॉल को क्रॉस नहीं किया है जो कि प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है।
तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है इस एरिया में भी कि जिस जो ये बिकॉज ये भी सी वॉल है और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हैं, आपके घर भी हैं, और ये भी इस तरफ ही जो है कि यहाँ पे रोड के अलावा इस तरफ और फर्दर डाउन गया तो हम लोग लेफ़्ट कहें वहाँ पे भी घर काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे करके। धीरे धीरे इसका आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ये जो नाव जो उसको यहाँ पे रखा गया था वो अपनी खींचनी शुरू हो गई है करके, एंकर करके रखा था जो। और ये भूकंप काफ़ी बड़ा था, 9.3 मैग्नीट्यूड का काफ़ी बड़ा भूकंप था, काफ़ी मतलब सिमिलर टू 2004 तोहोकू 2004 हमारा सुमात्रा अंडमान का जो भूकंप था उसका लगभग ये था करके। तो आप ये देख सकते हैं। और ये लोग जैसे ही वार्निंग इनको मिलती है लोगों को तो ये हायर बिल्डिंग्स में चले जाते हैं। तो ये शूटिंग भी जहाँ से जिसने भी वीडियो बनाया ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं ये लोग, और वहाँ से इन्होंने बनाया है इसको। और ये जो वॉल जो मैं बात कर रहा हूँ जो सी वॉल बनी है उसकी भी हाइट जो है वो करीब 2.5 से 3 मीटर के ऊपर हाइट है उसकी। तो अभी भी उधर उस तरफ वॉल की उस तरफ सुनामी आ रही है और लोग यहाँ से आना जाना इनका लगा हुआ है। तो होता यह है कि भूकंप आने के कारण कंपन तो होती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। अब कुछ लोगों ने इस वार्निंग को सुना नहीं सुना करके, तो वहाँ पे भी इस तरह की हादसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि जिन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया तो वो इसकी चपेट में आ सकते हैं करके। हालांकि इसका साउंड अभी है नहीं, लेकिन अगर साउंड हम देखें तो इसका बहुत ही तगड़ा इसमें मतलब आपका जो भी वार्निंग इश्यू की गई थी वो भी इसमें दिखाया गया। अब ये जो दिखाने की कोशिश करें, जो उंगली बता रहे थे आपका, ये यहाँ पे आप देखें तो ये दूसरी इसकी वेव आनी शुरू हुई है करके। ये पहली वेव जो आई उसने अब दूसरी वेव आई है, काफ़ी तगड़ी है, आप देख सकते हैं इसको। और ये इसकी हाइट भी ज़्यादा है करके। अब इसका असर देखिएगा क्या हो रहा है करके। मैं थोड़ा सा वीडियो हल्का सा आगे करूँगा ताकि आपको ये दिखे करके। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इसका एलिवेशन काफ़ी बढ़ गया। और यहाँ पे जो वॉल था, हम लोग थोड़ा सा इसका वीडियो पीछे करेंगे तो देखिएगा आपको कि ये जो वॉल थी आपकी पूरी, अब ये देखिए पूरा अभी इसको ये कवर करना शुरू कर दिया इसने। ये देखिए ये पूरा गया आपका। तो सुनामी एक्चुअली क्या होता है कि ये मल्टीपल वेव्स जनरेट करता है, क्योंकि ये लहरें बनती हैं जो, तो मल्टीपल वेव्स आती हैं। एक सिंगल वेव नहीं आएगी कि एक बार लहर आई फिर चली गई। मल्टीपल वेव्स इसमें आती हैं करके, और वो जो है उसकी वजह से इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है। तो अब ये देखिए पूरा स्पिल ओवर हो गया यहाँ से, पूरा ये पूरा जो था आपका ये यहाँ से आना शुरू हो गया। तो अब ये और इसका है पूरा एक समान हो जाएगा पूरा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हालत हुई है करके इसकी। और इसमें फोर्स इसका इतना ज़्यादा होता है करके, वेलोसिटी इसकी जो है, स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है इसकी। मतलब चंद सेकंड का ही मामला था, चंद मिनटों का, इन्होंने घर भी उड़ा के ले गए करके। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड उससे नहीं बने होते हैं घर, बहुत ही। और कुछ कुछ बिल्डिंग्स हैं जैसे ये वाला टावर आप दिख रहे हैं, ये कुछ बिल्डिंग्स पे लोग चढ़ गए थे
जब ये सुनामी आई थी, इसी तरह की और बिल्डिंग पे भी ये जो शूटिंग की गई है वहाँ से की गई है पूरी। ये आप देख सकते हैं कि बोट जो यहाँ पे थी काफ़ी गहराई थी यहाँ पे, वो अब इसके ऊपर चल के दूसरी तरफ आ गई है करके। और एक नॉर्मल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो पानी आ रहा है यहाँ पे उसका स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको तो इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है करके। और पानी आया और आप देख सकते हैं जो वॉल था करीब वो भी अंदर डूबता हुआ नज़र आ रहा है आपको इसमें। तो पूरा ही इलाका जो है एक तरह से पूरा समुंदर बन गया इसमें। तो आप देख सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि अब कि वॉल कहाँ थी और ये कहाँ आपका रोड कहाँ था उसके इस तरफ। जापान में एक सिस्टम है कि अगर इस तरह की सुनामी का वार्निंग आती है तो गवर्नमेंट ने और जो भी सर्वे हुआ है उसमें कुछ इलाके मार्क किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि आप वहाँ पे जाके मतलब शेल्टर लीजिए, वो अपना बचाव कीजिए करके। तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या तो फिर आपका कोई स्पॉट्स हैं जहाँ पे हाई राइज एरिया है, तो वहाँ पे मतलब हिली टेरेन है तो वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं। और साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि आपको कहाँ पे कहाँ रेस्क्यू करना है जाके अपने आप को। अगर आप वो उसी इलाके में हैं और आपके पास समय कम है तो आप कैसे वहाँ पे जाएंगे, किस रास्ता है, तो सारे इंडिकेशंस दिए जाते हैं वहाँ पे इस तरह का। क्योंकि ये देश ऐसे हैं जहाँ पे इसके खतरे ज़्यादा हैं और भूकंप के साथ साथ सुनामी के भी। और अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा देश भी बचा हुआ है, हमारे देश में भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया है 2004 में। तो हमें भी इस तरह की काम करने ज़रूरी होंगे। और जैसे एक हमारी एजेंसी है जिसके बारे में मैं बाद में भी बात करूँगा, इनकॉइस करके है, तो वो हैदराबाद में है, मोइस के तहत वो उसके अंडर में ही काम करती है। तो वो इस पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है करके। और हम लोग भी कुछ अभी उनके साथ ही मिलके अंडमान निकोबार में काम कर रहे हैं। पहले भी किया है हमने काम, जहाँ पे हमने ये देखा है कि 2004 की ही सुनामी नहीं थी, उससे पहले भी काफ़ी सुनामीज़ आ चुकी है वहाँ पे, उसके अवशेष हमको मिले हैं करके। तो इस तरह की स्टडीज़ जापान में भी की गई। हम लोग साथ में भी कुछ शोध की थी जापान में हमने। तो जापान में भी देखा गया है, चिली में भी जो है वो साउथ अमेरिका में भी देखा गया है, यूएस में भी इस तरह के एविडेंस हैं, सिग्नेचर्स हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम लोग जो पिछला जो रिकॉर्ड है जो सेडिमेंट्स में प्रिजर्व रहता है, सेडिमेंट रिकॉर्ड्स में, उसको लेके हम लोग अपना अंदाज़ा लगाएं कि और पता लगाएं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉल था वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ये मुझे जितना अंदाज़ा है ये वॉल है, लेकिन ये दोनों साइड में पानी एक सा हो गया है। तो इतना आपका, और ये सुनामी अभी मतलब अभी वेव नहीं आ रही है, वो वेव आ चुकी है। हालांकि कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे एक वेव का आने का अंदेशा लग रहा है करके। तो ये वेव्स जो हैं, मल्टीपल वेव्स आती हैं सुनामीज़ में,
और ये एक के बाद एक ज़्यादा घातक होती है करके। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी स्लाइड्स आपको वीडियो के साथ मिलेंगी, तो आप इसको देखिएगा, लेकिन ये काफ़ी दर्दनाक चीज़ें हैं जो देखने की हैं करके। तो जैसे कि ये कुछ दुनिया की बड़ी सुनामीज़ का रिकॉर्ड है और ये 2011 तक का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला 2004 का इंडियन ओशन का है, आपका इंडियन ओशन सुनामी इसको कहा गया था। और भूकंप जो हुआ था वो 7.3 का था और उसके बाद 2011 का यहाँ पे आया। अब एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब 2004 का भूकंप आया और उसमें जो हमने सुनामी एक्सपीरियंस की, तब यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं इनसे हमारी बात हुई। तो ये पाया कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे इंडिया में काम करने के लिए और ये काफ़ी मतलब चाहते थे कि इस प्रोसेस को पूरा समझें। तो इन्होंने हमसे आईआईटी कानपुर से कहा कि क्या हम लोग आपके साथ कोलैबोरेट, हालांकि हम लोग इनको पहले से हम एक दूसरे से परिचित थे, हम काफ़ी वर्ष जापान में बिताए हैं। तो इनके साथ इन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं आपके अंडमान निकोबार में और आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। तो हमें ये लगा कि ये यहाँ क्यों आना चाहते हैं, हमारे देश में, वहाँ पे उनके देश में काफ़ी कुछ है करने के लिए। लेकिन ये एक मतलब एक जज्बा होता है साइंटिस्ट लोगों का कि, और ये पैशन होता है और ये एक जुनून होता है कि भी जाना जाए कि क्या चीज़ें वहाँ पे ये प्रोसेस कैसे था, उससे कितना नुकसान हुआ और ये इतना बड़ा भूकंप आया है तो वो उससे कितना एरिया को अफेक्ट उसने किया, ये सारी चीज़ें वो जानना चाह रहे थे। लेकिन बाद में हमें ये समझ में आया कि इन लोगों को अंदाज़ा था कि इतना बड़ा भूकंप इनके एरिया में, प्लेट बाउंड्रीज़ में आने वाला है और आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर किंजी सटाके, उनसे अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा रिश्ता है। तो उन्होंने बाद में बताया कि उनको अंदाज़ा था और उन्होंने एक रिपोर्ट 2011 से पहले ही सबमिट की थी गवर्नमेंट को कि इस तरह के जो हमारी उनकी रिसेंट स्टडीज़ थी उससे पता लगा था कि ये वहाँ पे भूकंप और सुनामी आ सकती है करके। तो ये एक बाद में समझ में आया कि क्यों इंडियन ओशन सुनामी को क्यों समझना चाहते थे। तो इनकी काफ़ी टीम्स थी जो इंडोनेशिया गई, थाईलैंड गई और इंडिया में भी हमारे साथ काम किया इन्होंने। और हमने कुछ काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर्स भी इस पे लिखे हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं जॉइंटली हमने काम किया इसमें करके। तो ये 2011 में जब इनके यहाँ पे तोहोकू का जो भूकंप आया और सुनामी आई, तब समझ में आया कि क्यों ये जानना चाह रहे थे करके इसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये लिस्ट था। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमने कहा कि प्रोसेसेस को हम लोग कैसे समझें और क्यों समझना चाहिए, इसी तरह से हाउ टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू आवर पीपल। सबसे बड़ा एम हमारा यही है कि हम लोग सेफेस्ट एनवायरनमेंट अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। लेकिन ये कब प्रोवाइड कर पाएंगे, जब हम ये खतरों से वाकिफ़ होंगे या तो खतरों के बारे में जान पाएंगे। अगर इन खतरों के बारे में हमें नहीं पता है तो हमें कब इसके चपेट में आ जाएंगे हमें पता नहीं करके, जिस तरह से हुआ। और ये 2004 का जो सुनामी था, तो हम ये बताएंगे कि जब हम ये कोर्स पढ़ाते थे यहाँ पे आईआईटी कानपुर में, तो सुनामी में मात्र 2 या 3 स्लाइड में हम सुनामी ख़त्म कर देते थे। उसके बाद हम लोग सुनामी के बारे में ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन अब जब हुआ है और जब इसकी जानकारी हुई, जब इसके बारे में समझा, हमने पूरा अच्छे से इसको जाना, तब समझ में आया कि ये कितना ख़तरनाक है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये आ चुकी है तो अब नहीं आएगी, आएगी सुनामी भी आएगी, बड़ा भूकंप भी होगा। और ना ही सिर्फ ईस्ट कोस्ट जो हमारा है करके उसमें अफेक्ट हो सकता है, लेकिन वेस्ट कोस्ट भी हमारा उतना ही वर्नेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में जब बात करेंगे मैं वापस वो करूँगा। तो ये इस पे आते हैं, हाउ टू प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू आवर पीपल। डिज़ास्टर प्रेडिक्शन एंड वार्निंग एक बहुत ज़रूरी है करके, ये कर सकते हैं हम लोग। तो प्रेडिक्शन आपका जो है और वार्निंग सिस्टम जैसे हमने कहा, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। बाय आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, कहाँ पे होगा ये ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
बाई डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस, कितने अंतराल में आएगा करके। ये एक दूसरा हो गया। और तीसरा जो है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिकर्सरी इवेंट्स। मतलब ये इस तरह के जब इवेंट होते हैं, ना ही सिर्फ सुनामी, अर्थक्वेक्स हुए आपके फॉर एग्जांपल, तो अर्थक्वेक का क्या इंडिकेशन है आपके पास। और इवन आजकल तो ये भी इतना साइंस आगे बढ़ गया है कि हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आएगा और कब तक आ सकता है। ये भी है, जिस तरह से हिमालय में जो सेंट्रल पार्ट है हिमालय, गढ़वाल हिमालय ले लो, कुमाऊँ ले लो और आपका हिमाचल ले लो, ये वाला जो पोर्शन है इसमें पिछले 500 से 600 वर्ष में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हालांकि छोटे छोटे भूकंप तो आए हैं, तो उससे इतनी सारा ज़्यादा एनर्जी जो एक्यूमुलेटेड है वो ख़त्म नहीं हुई है दोनों प्लेट के दबाव के कारण, लेकिन वहाँ पे अभी भी एनर्जी बनी है। 2015 नेपाल तो आ गया, लेकिन इस इलाके पूरा शांत बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और वो काफ़ी नुकसान करेगा हमारे देश में करके। तो प्रिकर्सरी इवेंट्स क्या हैं और क्या इंडिकेशंस हमको देखने चाहिए, वो एक तय करता है कि हम लोग प्रेडिक्शन कैसे करेंगे और वार्निंग कैसे इश्यू करेंगे करके। और फिर फोरकास्टिंग ऑफ द इवेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको अगर सटीक तरीके से करें तो हम लोग अपने लोगों को जो है वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ना ही सिर्फ जस्ट देश की बात है, बिकॉज सुनामी ऐसी चीज़ है कि वो आसपास की काफ़ी समुद्री तटें हैं, जो कि इलाके हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, उसको भी अफेक्ट करेगी। सो ये भी आई थी, इसको हम लोग जो कहते हैं 2004 का जो था, 2004 का जो सुमत्रा अंडमान अर्थक्वेक आया, उससे जो सुनामी जनरेट हुई उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस ओशनिक सुनामी। ट्रांस ओशनिक मतलब ये एक ओशन में ही नहीं सीमित रही, ये दूसरे ओशंस तक भी गई थी करके, तो इसका इफेक्ट काफ़ी दूर तक पाया गया। जैसे एक सुनामी थी 1700 की, 1700 AD की सुनामी है, वो जनरेट हुई थी, अर्थक्वेक आया था अमेरिका में, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो देखा गया था जापान में। तो उसके बारे में भी जब हम सुनामी पे बात करेंगे तो आपको याद दिलाएंगे उसके बारे में। तो वो है मतलब कहाँ पे भूकंप आया, कहाँ सुनामी जनरेट हुई, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे है। इसी तरह से अगर हम देखें तो बंदाचे और अंडमान की जो श्रृंखलाएँ हैं, वो जो है इलाका, वहाँ पे आपका 2004 का भूकंप आया, लेकिन उसका इफेक्ट जो है हमने देखा कहाँ पे, चेन्नई और ये वाला पूरा कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे। सो पूरब वाला इलाका जो है हमारा पूरा, उसमें काफ़ी जगह पे हमें काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ था करके। तो वहाँ पे तो कंपन भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ करके, तो सारे लोग बैठे हुए, अचानक से बड़ी सी वेव आती है और पूरा तहस नहस करके चली जाती। सो लोकेशन आपका एक ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके अकरेंस की कितने अंतराल में आएगा, ये इस तरह के इवेंट्स होंगे, और प्रिकर्सरी इवेंट्स क्या इंडिकेशन है उसका। तो ये चीज़ें हम लोग आगे भी बात करेंगे इसमें। तो ये बड़ी गहराई से साइंटिस्ट और सेस्मोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट इस पे काम करते हैं, और फोरकास्टिंग जो है वो ज़रूरी है करके। सारे डिज़ास्टर जो हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स अगर हम लोग बात करते हैं, उसका फोरकास्टिंग मतलब होता है, लेकिन इतना प्रोबेबिलिटी का जो अकरेंस है मतलब जो है वो वेरी करता है। जैसे हमने कहा कि फ्लड्स जो हैं वो हर साल का मामला है, लेकिन अर्थक्वेक्स हैं वो उसके लिए, बड़े भूकंप के लिए करीब 500-600 साल लग जाते हैं करके। और छोटे भूकंप तो बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, लेकिन बड़े भूकंप इसलिए नापना और उसको समझने की कोशिश की जाती है क्योंकि उससे जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और किस लोकेशन पे क्या हैज़ार्ड होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सुनामी हिमालय में नहीं आएगी, पानी जहाँ होगा, समुद्र जहाँ होगा वहीं सुनामी आएगी। तो वो एक समझना चीज़ों का ज़रूरी है। वार्निंग मेजर्स लेना ज़रूरी है हमको, और ये तय करना ज़रूरी है कि अगर बचाव करना है हमको लोगों का, तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इवैक्यूएशन करके उनको कहाँ रखा जाएगा। ये चीज़ें अगर हम लोग करते हैं प्रॉपरली, तो देन वी आर डन विद दी, then we can say that we will be able to provide safer environment to our people.
फ्लो चार्ट अगर डिज़ास्टर वार्निंग का देखें तो कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि हमने अंडमान में काम किया, तब जाके पता लगा कि भाई 2004 की ही सिर्फ सुनामी नहीं थी, उससे पहले भी काफ़ी सुनामीज़ आ चुकी हैं और उसका अंतराल भी हमने निकाला है, करीब 400 साल का है करके, लेकिन उसके बीच में छोटे भूकंप आ रहे हैं, उसने भी सुनामी जनरेट की है करके। तो सब सारी जो होंगी सुनामीज़ वो ट्रांस ओशनिक नहीं होंगी कि इंडियन ओशन को भी अफेक्ट कर रही है और वो आगे भी और देशों में भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए साइंटिफिक स्टडीज़ और साइंटिफिक इनपुट देना इसमें बहुत ज़रूरी है टू हैव इन प्रॉपर स्ट्रैटेजीज एक्चुअली। फिर एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, सो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, फिर आपका साइंटिफिक इनपुट हो गया, फिर एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन हो गया, और प्रेडिक्शन के बाद आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देना ज़रूरी है। सो अगर आपने कोई प्रेडिक्ट किया, और हमारे देश में अभी यहाँ तक इस लेवल का भी काम हो रहा है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं, उदाहरण के ले लें कि भूकंप के बारे में, तो भूकंप में क्या करना चाहिए, भूकंप जब आया भाई तो क्या करना, बिकॉज़ ये चीज़ें अचानक से होगी करके। अगर हम कहें कि भाई ये अंतराल में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दिन इस घड़ी इस समय पे आपका ये भूकंप आएगा, मतलब वो हम लोग उनकी जैसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं करके। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इतने प्लस माइनस इतने सालों के बीच में आ सकता है करके। अब ये आ गया, आप घरों में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक हैंडबुक टाइप बनाया गया, और ये विभिन्न भाषाओं में बनाया गया, क्योंकि हमारी काफ़ी मतलब वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोली जाती है, तो वो रीजन को लेके उस हिसाब से उसकी किताब बनाई गई है, हैंडबुक बनाई गई है। तो वो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, ओके, टिप्स ऑफ अर्थक्वेक टिप्स करके एक है करके, तो वो भी काम उस लेवल का भी हो रहा है कर। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक तक उपलब्ध करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर वार्निंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये जब तक सिस्टम नहीं है हमारे पास, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास नहीं है, अभी काफ़ी हद तक हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, देश में काम हुआ है करके इस पे, और अब ये कह सकते हैं कि अगर आने वाले वर्षों में अगर कभी भी इस तरह का कोई चीज़ें सामने आती हैं खतरा, तो उससे निपटने की तैयारी है हमारी। अब ये एक स्लाइड है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये बढ़िया सा एक एग्जांपल है कि यूजुअली हमने देखा है कि फ्लडिंग कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, erodes lot of material from mountains and deposit it in the lower reaches along the river floodplains, add nutrients to form fertile soil। ये बड़ा एक पोइटिक वे में अगर हम लोग कहें कि भाई जहाँ फूल हैं तो वहाँ कांटे भी हैं करके, तो इसी तरह से जो है हमारा हिमालय है, तो हिमालय एक ब्यूटी भी है, लेकिन उससे खतरे भी हैं हमको। वो खतरे क्या हैं, तो खतरे ले लो तो आपके पास भाई भूकंप हैं, वहाँ के फ्लड्स आ रहे हैं करके, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये हिमालय बना, इसने हमको एक मानसून दिया, रिवर्स बनी वहाँ पे, माइटी रिवर्स हैं हमारी, जो गंगा, जमुना, सरस्वती भी आप कह लो उसको, वहाँ पे करके ब्यास है, ब्रह्मपुत्र है करके, रावी है। तो अब ये जो इरोड करके मटेरियल लेके आ रही है हिमालय से, इसने तो फर्टाइल लैंड बनाया जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, तो ये काफ़ी फर्टाइल लैंड है। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है इसका करके। लैंडस्लाइड भी होती है वहाँ पे करके, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स क्या करती है, कभी कभी जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिया था, जैसे हम लोग ग्लेशियल आउटबर्स्ट की बात कर रहे थे, इसी तरह से काफ़ी एरियाज़ में हिमालयाज़ में जो नदियाँ हैं उसमें ये पाया गया है कि नेचुरल डैम्स बन गए थे और उसके अवशेष हैं वहाँ पे। तो डैमिंग आपका करता है तो नदियों का जो भाव है उसको भी बदल देता है, और ये सिग्नेचर्स भी हैं हमारे पास, अभी भी हैं, दिखते हैं। आप गूगल अर्थ पे भी जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको जब आगे हम लोग जिस बात करते हैं कि ये लैंडस्केप चेंज होना, और लैंडस्केप, क्योंकि हिमालय की भी अगर बात करते हैं तो हिमालय एक झटके में तो नहीं बन गया, ये कहीं भूकंप आए होंगे और कहीं इस तरह के झटके लगे होंगे बड़े, जिसकी वजह से ये वो दैट 50 मिलियन ईयर्स से अभी तक में ये हिमालय बन रहा है। और हिमालय की हाइट जो है वो कभी
रुकी नहीं है, वो बढ़ती जा रही है हमेशा, ये कभी कम नहीं हुई है करके। तो ये बनना, और हिमालय की जो है, हिमालय की श्रृंखलाएं की जाती है, एक ही हिमालय की श्रृंखला नहीं है, श्रृंखलाएं हैं करके। सो हायर हिमालयाज़ है, लेसर हिमालयाज़ हैं, सब हिमालयाज़ है, जिसको हम लोग शिवालिक्स कहते हैं, सब हिमालयाज़ भी कहते हैं उसको। और उसके बाद फिर आपका इंडो-गैंजेटिक प्लेन लग जाता है। ये फिजियोग्राफिक हमारा जो डिविजन्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसने काफ़ी जगह ऐसे सिग्नेचर्स हैं, ऐसे अवशेष हैं जो बताते हैं कि पुराने भूकंपों के कारण लैंडस्केप चेंज हुआ, लैंडस्केप का असर हुआ, और उसकी वजह से आपकी रिवर कोर्सेज भी चेंज हुए हैं रिवर का। और वो कहीं कहीं पे एक एडवांटेज भी रहा कि पानी स्टोर होना शुरू हुआ वहाँ पे, तो आसपास के इलाकों में पानी भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन जब ये बस्ट होता है तो ये फिर आपका डिज़ास्टर में बदल जाता है करके। अब फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन ले लें, तो ये देखा गया है अमूमन कि जहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं और जहाँ पे आपके जो लावा फ्लो हो के जो उससे सॉइल बनी है वो काफ़ी ही मतलब कहते उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है करके। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है। और उस एरियाज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड भी बहुत अच्छा है, जानवरों के लिए भी बहुत है, और एक्वा लाइफ भी अगर समुद्र किनारे है तो वहाँ पे बहुत अच्छी पाई जाती है करके। अब जो फॉल्ट लाइन की बात कर रहे थे, हम लोग कहते हैं कि सतह पे जब आता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक लाइन को हम लोग उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। अब ये आपका इवन ग्राउंड वाटर को भी ब्लॉक कर सकता है। और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, एसएएफ जो लिखा है हमने यहाँ पे, ये एसएएफ जो है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, यूएस में है। तो इसमें क्या दिखता है, आपको देखिए तस्वीर में करके, ये एक फॉल्ट लाइन है जहाँ पे इसने ब्लॉक मूवमेंट के कारण जो हुआ है, इसमें पानी रुकना शुरू हुआ। और ये जब ब्लॉकिंग हुआ है ग्राउंड वाटर का, इस वजह से पूरा डेजर्ट एरिया है ये, लेकिन यहाँ पे पूरा आपके बिल्कुल वेजिटेशन आपको तगड़ा दिखता है, सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम, और पानी भी है वहाँ पे दिखता है करके। तो ये बड़ा एक अद्भुत हम कहेंगे कि चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे खतरे भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बेनिफिट्स भी हैं उसके साथ साथ। तो ये एक बात थी इसमें। तो ये वाटर पूल बना हुआ है सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम के साथ, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपका ग्रीनरी है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ उगे हैं करके। तो इसी के साथ हम यहाँ पे रुकते हैं। और ये हिमालय का हालांकि हिस्सा है, इसके में जैसे मैंने बताया था कि ये इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, ये सब हिमालयास हैं, और ये टिबेटियन प्लेटो है आपका पूरा। तो हमारे पास जो है इंडियन मतलब सदर्न साइड जो है, हिमालय का सदर्न साइड है, पूरा फर्टाइल लैंड है, और बनने का कारण हमारा हिमालय है करके। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है इसमें रहता है। तो मैं यहाँ इसी के साथ हम लोग रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। और अब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम लोग जाएंगे यहाँ से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।